नमस्कार दोस्तों, AIBC टीवी में आपका स्वागत है। और चर्चा के लिए आज जो विषय रखा गया है वो है 2021 की जनगणना जाति आधारित जनगणना हो और OBC की भी जाति आधारित जनगणना हो। साथियों, किसी भी देश का के लोगों का जो वहाँ पर रहन सहन है, रहने वाले लोगों का डाटा इकट्ठा करना, उसका सोशो इकोनॉमिक डाटा तैयार करना और उसका उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में प्रयोग करना ही जनगणना कहलाता है। तो अब 2021 की जनगणना होने वाली है, लॉकडाउन के चलते अभी रुकी है। तो हमारा ये विषय है चर्चा के लिए कि 2021 की जनगणना जाति आधारित जनगणना हो और OBC की भी जाति आधारित जनगणना हो। जनगणना कराने के लिए जो है भारत सरकार की एक प्लानिंग होती है और लगभग 2 साल पहले से ये प्रक्रिया शुरू होती है। अब 2021 की जनगणना होनी है। हर 10 वर्ष पर भारत सरकार द्वारा जनगणना कराई जाती है और इस जनगणना को कराने के लिए भारत सरकार के बहुत सारे कर्मी लगते हैं उसमें। तो हमारा ये आज चर्चा का विषय है कि जो है 2021 की जो जनगणना है वो जाति आधारित जनगणना हो और OBC की भी जाति आधारित जनगणना हो। साथियों, ये आज जनगणना का कार्यक्रम अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। लगभग 1872 में पहली जनगणना हुई थी, उसमें केवल सिंपली हेड काउंट किए गए थे। उसके बाद 1881 की जनगणना हुई थी, वो जाति आधारित जनगणना थी। 91 की भी जनगणना थी। इस तरह से होते होते जो है 1931 तक जातिगत जनगणना हुई। फिर 1941 की जातिगत जनगणना हुई। 1941 की जो जनगणना थी वो अधूरी रह गई थी और विश्व युद्ध होने के कारण जो है उसके आंकड़े प्रमाणिक नहीं माने गए। तो इस प्रकार 1931 की ही जातिगत जनगणना के आंकड़े अब तक चल रहे हैं। तो इस संबंध में हमारे बीच में इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे पैनलिस्ट उपस्थित हैं। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के सीनियर अधिवक्ता आदरणीय राजेंद्र साहू जी और अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के डॉक्टर हरिचंद पटेल जी और अल्टीमेट ट्रुथ के जो है प्रभारी आदरणीय विनोद कुमार जी आज हमारे इस पैनल में उपस्थित है। मैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय राजेंद्र साहू सर को, जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर अधिवक्ता है, जो नई दिल्ली में है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय राजेंद्र साहू सर जी के जो है 2021 की जनगणना जाति आधारित जनगणना हो और OBC की भी जाति आधारित जनगणना हो। तो आपसे मैं ये आशा करता हूं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जाति आधारित जनगणना नहीं हो पा रही है। तो जो जाति आधारित जनगणना पर आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। आदरणीय राजेंद्र साहू सर। थैंक यू प्रोफेसर साहब जी। आज के विषय के लिए आपको और मुझे आपने बोलने के लिए आमंत्रित किया है जी। और आपके साथ सब उपस्थित दोनों महानुभाव को भी जय भीम जय भारत जी। आज के विषय में आपने अभी कुछ देर पहले ही बात रखी थी जी कि अंग्रेजों ने इसको शुरू किया था जी जनगणना जी और 1872 में पहली जनगणना उसने की थी, लेकिन प्रॉपर में वो 1881 से शुरू किया था जी। और उस समय की जनगणना में जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के रूप में जो है हिंदुओं की जनगणना थी जी। तो कि वर्चस्व ब्राह्मणों का था, सारे उसके कर्ता धर्ता ब्राह्मण ही थे अंग्रेजों के ही, इसलिए वो वर्ण आश्रम के आधार पर ही जनगणना शुरू की गई थी जी। और बाकी जो है मुस्लिम क्रिश्चियन उसकी अब साथ में हुई थी जी। तो आप देख सकते हैं कि शुरुआत ही हमारा जो है जनगणना जाति वर्ण के आधार पर हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि भारत एक जाति प्रधान देश है, ना कि कृषि प्रधान देश है। बेशक हमें पढ़ाया जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन अगर सच देखें तो भारत एक जाति प्रधान देश है। फिर जैसे जैसे समय की डिमांड हुई उसके हिसाब से फिर जनगणना में बहुत तरह की बातें आती गई। जी। आप उसमें फिर बहुत सारे कैटेगरी आते गए, फिर जाति और धीरे धीरे निकल के आई, फिर और शेड्यूल कास्ट के भी हुए, फिर डिप्रेस्ड क्लास की भी हुए। तो इस तरह से जनगणना में इतने तरह की बातें और आती गई। तो अब एक बात सोचिए कि अंग्रेजों को क्या जरूरत पड़ी थी कि जाति का गणना करें।
आखिर उसको तो यहाँ राज करने से मतलब, तो ये जाति की जरूरत किसे थी? तो कहीं न कहीं उसके साथ जो बैठ के काम कर रहा था, अंग्रेजों को जो मतलब हर चीज यहाँ के बारे में बताने वाले जो हमारे ही ब्राह्मण समाज के लोग थे, जिनके बल पर अंग्रेज राज कर रहे थे, कहीं न कहीं उनका ही निर्देश था कि जातिगत जनगणना की जाए। वो सारा काम बैकडोर से वो करवा रहे थे, अंग्रेज तो सिर्फ सामने देख रहा था और वो ऑर्डर दे रहा था, करने वाला और करवाने वाला कोई और ही था। तो जातिगत जनगणना उसके बाद हुई, और अब जब लास्ट में आपने कहा कि 1931 में हुई थी प्रॉपर जातिगत जनगणना, और उसके बाद 41 में जो है विश्व युद्ध की वजह से प्रॉपर जनगणना नहीं हुआ। तो 31 की जो जनगणना के हिसाब से आप देश में 35% मुसलमान था और तकरीबन 10% आपके जो है अन्य अल्पसंख्यक थे, 45% थे, मतलब हिंदू के रूप में 55% हम थे। तो विभाजित भारत में 31 में 47। थोड़ा सा आवाज चेक कर लीजिए सर, आवाज थोड़ा कट रही है, सब चेक कर लीजिए आवाज माइक। हाँ, अब आ रही है आवाज ठीक से? हाँ आई सर, आई। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि विभाजन के पहले जो है 35% मुसलमान, 10% अन्य अल्पसंख्यक, बाकी जो है हिंदू जिसे कह रहे हैं उसको 55%। तो इस तरह से वहाँ थी। उस समय के जो शासन प्रशासन में जो है भागीदारी मुसलमानों के 35% हुआ करता था। बाकी जो है सवर्णों में जो है ब्राह्मणों की 3% भागीदारी हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना जिस मकसद से लोगों ने करवाया था और जिन लोगों ने करवाया था, आज उन्हीं के लिए कहीं ना कहीं ये चीज भारी पड़ रहा है। अब वो खुद ही नहीं चाहते हैं कि ये जातिगत जनगणना हो। अब जो 1932 में कम्युनल अवार्ड आया था, जिसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए दिया गया रिजर्वेशन राजनीतिक तौर पे, तो वो तो अभी तक चल रहा है, उनका जातिगत रूप से जनगणना चल रहा है। तो पिछड़ों की जनगणना फिर क्यों नहीं हो रही है? 51 के जनगणना में कांग्रेस सरकार जो नेहरू ने इसे फिर जातिगत रूप से खासकर पिछड़ों का जनगणना जाति रूप से बंद कर दिया, लेकिन उनका तो चालू रहा शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का, क्योंकि उनका राजनीतिक आरक्षण था, तो वो प्रोपोर्शनेट देना था उनको आबादी के हिसाब से, तो उसके लिए उनका तो कंटिन्यू रहा, बाकियों का उन्होंने बंद कर दिया। तो यह खेल खेला गया कि जब पिछड़ों के जनगणना की जाएगी, उनकी एक्चुअल आबादी पता चलेगी, तो उस हिसाब से इनका भी संवैधानिक प्रावधान है वो देना पड़ेगा। हालांकि उस समय कालकेलकर की रिपोर्ट भी आई, मंडल कमीशन के पहले जो एक रिपोर्ट बनी थी ओबीसी के लिए, तो उसको लागू करने की बात थी, तो वो भी कहीं ना कहीं ये जनगणना का अभाव में इसको दबा के रख दिया गया कि अभी प्रॉपर हमारे पास आंकड़े नहीं है और इस हिसाब से इसको भी लागू नहीं कर सकते हैं। फिर कहीं जाकर के आपके मंडल कमीशन आया, उसने भी जो है 31 को आधार बना करके उन्होंने रिपोर्ट तैयार की, उसे भी लागू करने में बहुत तरह से आनाकानी हुआ, अंत में पीपी सिंह सरकार ने 90 में लागू किया इसे। तो जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है, यह अंग्रेज समय से चला आ रहा है, तो अंग्रेजों को क्या जरूरत है जातीय जनगणना, सोचने की बात है। तो वो जब जातिगत जनगणना के बगैर काम नहीं चल रहा था, तो आज कैसे चल पाएगा जातिगत जनगणना के बगैर काम? और जितने सारे संवैधानिक प्रावधान है, चाहे वो रिजर्वेशन का मामला लीजिए नौकरियों में या आपको संसद विधानसभा में, तो ये तो भागीदारी की बात है। तो भागीदारी के लिए जब तक समाज का आबादी का पता नहीं चलेगा, उनकी अनुपात का पता नहीं चलेगा, तो उनकी भागीदारी किस तरह से दिया जाएगा? इसके लिए एक बहुत बड़ी जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। और अब जो 2021 में हो, हालांकि इसके पहले 21 में जनगणना हुई थी, वहां भी कहा गया था लेकिन कराया नहीं गया था, बाद में 5,000 करोड़ एक्स्ट्रा लगा करके किया गया इसको, और अभी तक उसका रिपोर्ट दबा के रखा गया है। अब बात आ रही कि इसको रूप से किया जाए, इसी में अलग खर्च क्यों किया जाए? इसके लिए जब काम हो सकता है तो इकट्ठा हो सकता है। जिस तरह से कॉलम जो है जनगणना में SC/ST का कॉलम है, तो उसी तरह उसमें किसी कॉलम जोड़ दिया जाए कि जनरल कॉलम जोड़ करके इसको कंप्लीट किया जा सकता है।
लेकिन अब भी मंशा वही है कि इसको नहीं कराया जाए, क्योंकि सत्ता को कहीं न कहीं बात का भान है कि अगर ओबीसी की सही जनगणना पता चल जाएगी तो वो फिर अपने हकों की उसी अनुपात में मांग शुरू कर देंगे और वो फिर उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं इसको टालने की कोशिश करते हैं और अब तक टाल रहे हैं। तो ये तो ओबीसी समाज का काम है कि भाई अपने हक के लिए वो किस तरह आगे आते हैं और अपनी जनगणना करवाते हैं। जब तक वो आगे नहीं आएंगे, अपनी चीज को पुरजोर दम तरीके से मांग नहीं करेंगे और अपने भीड़ को नहीं दिखाएंगे, तब तक ये काम होने वाला नहीं है। तो जातिगत जनगणना किसी को रोड पे भी आना पड़ेगा, शासन प्रशासन को अपनी दिखानी पड़ेगी अपनी ताकत को, तभी वो बात बनती है, ऐसे बनने वाली नहीं। इस बार भी उम्मीद नहीं लग रहा है कि वो जनगणना में इसकी गिनती हो पाएगी। जी 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 जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि अब जो स्थिति बन रही है देख करके जो है, उससे तो ये लग रहा है कि जो है जातिगत जनगणना उनका कराने का कोई मूड नहीं लग रहा है। ये आगे मैं आपसे फिर सवाल लूंगा सर। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय हरिचंद पटेल जी से। डॉक्टर हरिचंद पटेल जी जो है समाज में चलते हैं, और इस बात को अपने स्पीच में उन्होंने बोलते हुए मैंने सुना उनको कि जो है जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और ओबीसी की भी जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। आपका भी एक एजेंडा रहता है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो है क्या 2021 की जनगणना जाति आधारित जनगणना होगी, और ये क्यों नहीं होगी? इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जाति आधारित जनगणना नहीं होगी? आदरणीय डॉक्टर हरिचंद पटेल जी। जी सर, सभी लोगों को मेरा नमस्कार जी। जैसा कि हमारे विद्वान अधिवक्ता साथी ने अवगत कराया जी कि ये सर्वविदित भी है कि 1872 में पहली बार जनगणना हुई, लेकिन जनगणना के पीछे जिस कॉन्सेप्ट को लेकर के शुरुआत की गई थी, एक ही जनगणना के बाद जब अंग्रेजों के सामने ये तथ्य सामने आया कि वर्णीय व्यवस्था के अंतर्गत जो जनगणना कराई गई है उसमें शूद्रों की जो जनगणना हुई, उसमें ये बात उभर करके सामने आई कि यहाँ दो तरह के शूद्र रहा करते हैं, एक अछूत और एक सछूत। और इसको लेकर के 1881 में जो जनगणना दोबारा कराई गई तो उसमें उन्होंने एक कॉलम अछूत और सछूत का भी रखा था, और उसका सवर्णों ने बहुत विरोध किया था और उन्होंने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सब एक ही है। तो जब अंग्रेज इस बात से सर्वे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे कि यहाँ दो तरह का समाज शूद्र वर्ग में रहता है, तो उन्होंने दो कॉलम बनाया, एक अछूत वर्ग का, एक सछूत वर्ग का, जिसका सवर्ण लोगों ने विरोध किया। लेकिन अंग्रेज उनके विरोध से सहमत नहीं हुए और उन्होंने गिनती कराई, और सवर्णों ने ये कहकर के विरोध किया कि अगर ये गिनती हो जाएगी अछूतों और सछूतों की, पहले तो हिंदू और मुसलमान की गणना कराए थे, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि वर्णीय व्यवस्था का, तो उनका मूल कॉन्सेप्ट हिंदुओं का 4 वर्णों की व्यवस्था के अनुसार था और साथ में मुसलमानों की भी गिनती कराई गई थी, उनकी अलग गिनती हुई थी। मुसलमान का वर्णीय व्यवस्था के अंतर्गत गिनती नहीं कराई गई थी। लेकिन अंग्रेजों के सामने जब ये बात आई अछूत और सछूत की, तो 1882 की जनगणना में उन्होंने एक कॉलम और डाला अछूत और सछूत का। इसका सवर्णों ने जो विरोध किया, आगे चल करके उसका नतीजा ये रहा कि 1891 में जो हिंदू आए उसमें निम्न और उच्च वर्ग की बात आई। वहां पर सवर्णों ने ये खेल किया कि शूद्र वर्ग के हिंदुओं को ये कहा कि आप लोग अछूत नहीं हो और आप लोगों के यहाँ हम खाना पीना खा सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, आप हमारे सर सामान को छू सकते हैं, हम आपसे कोई भेदभाव नहीं करते हैं, आप चाहें तो हम आपको जनेऊ भी पहना सकते हैं। उन्होंने जनेऊ परंपरा का जो है कि आगे बढ़ाया और लोगों को तोड़ा। जब उन लोगों को लगा कि ये शूद्रों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जनगणना कराने के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य ये था कि हम जो नीति बनाते हैं, जो सरकारी हमारी नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, हमें ये पता चल जाए कि किस वर्ग के कितने लोग रहते हैं और उनके व्यवसायों का। जैसा कि आप देखे होंगे, गजेटियर उठाकर देखिए तो समय समय पर वो सर्वेक्षण कराते रहे हैं अंग्रेज यहाँ पर, और ये पता करते रहे कि कौन कौन जातियां रहती हैं, उनका प्रमुख व्यवसाय क्या है, उनका सांस्कृतिक कल्चर क्या है, उनकी मनोदशाएं क्या रहती हैं, वो लड़ाकू प्रवृत्ति के हैं कि मेहनत कश हैं कि मजदूरी करने वाले हैं। इस तरीके से वो तमाम खंडों में अलग अलग यहाँ पर सुपरविजन कराते रहते थे। उसका जिक्र आपको गजेटियर में देखने को मिल सकता है। और भी इस बात को लेकर के जब उन्होंने तय किया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या जिस समाज की है, वो यहाँ के मूल जो सवर्ण वर्ग है उससे उपेक्षित रहता है, उससे वंचित रहता है, तो उन लोगों को शासन सत्ता में भागीदारी देने की बात कह करके जब उन्होंने जनगणना कराई थी तो उसका सवर्णों ने विरोध किया था। और सीधे सीधे लोगों ने कहा था कि जनगणना में
कोई जरूरत नहीं है, शासन सत्ता सबसे पूछ करके नहीं चलाई जाती है। हम लोग पर्याप्त हैं, हम लोग अपने हिंदू समाज का नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त हैं, सभी की जनगणना कराने की जरूरत नहीं है, या अलग अलग अछूत और सछूत की जनगणना कराने की जरूरत नहीं है। तो इसको लेकर के अंग्रेज सहमत नहीं थे, वो लगातार इस खंड को जनगणना कराते रहे। 1909 में भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दी गई, और आगे चल करके जब 1918 में ये मतदान के लिए जब यहाँ पर एक कमीशन भेजा गया था, उसके सामने आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वगैरह सभी ने ये विषय रखा था कि सभी जो 21 वर्ष के वयस्क हैं सबको जनगणना में ये मतदान में भागीदारी मिलनी चाहिए। तो सवर्णों ने ये कह करके विरोध कर दिया था कि जो लोग टैक्स पेड हैं, टैक्स देते हैं, वही लोग मतदान में होंगे, या फिर राजघराने से जो लोग संबंधित हैं वो लोग मतदान करेंगे। और बहुत जोरदारी से हम लोगों का पक्ष या शूद्रों का पक्ष न रखे जाने के कारण उस समय ये व्यवस्था लागू नहीं हो पाई थी, और वहां पर एक बड़ा नुकसान हुआ था। अगर शायद मतदान करने की व्यवस्था हम लोगों को मिली होती तो उस समय जो 1935 में भारतीय संविधान अंग्रेजों के जमाने में बना था, जिसमें अनुसूचित जातियों को आरक्षण की व्यवस्था रेगुलराइज की गई थी तमाम क्षेत्रों में, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो चाहे राजनीति का क्षेत्र रहा हो, तो उस समय बैकवर्डों को भी आरक्षण मिल गया होता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये हमारे ओबीसी समाज के लिए दुर्भाग्य की बात रही। जैसा कि आप बताए कि 1931 तक जनगणना जातिगत ढंग से हुई और ओबीसी की जातिगत जनगणना भी होती रही है, लेकिन 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जनगणना तो कराई गई लेकिन अधूरी रही, पर्याप्त डाटा नहीं आ पाया था, जिसको अमान्य कर दिया गया था सरकारी तौर पर, और वो उपयोग में भी नहीं लाया गया। कभी जब बाद में देश आजाद हुआ और जब आपके सरकारी नीतियां बनी और योजनाएं बनी, तो उसमें 1931 की जनगणना को आधार बना करके आगे की नीतियां बनती रही। लेकिन इस नीति के कारण हमारे ओबीसी समाज की एक्चुअल संख्या आज तक नहीं आ पाई। 2011 में भी बड़ा दबाव बना था सामाजिक संगठनों के माध्यम से, और सदन में तमाम ओबीसी के नेताओं ने भी मांग किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार रहते हुए अलग से जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया था, लेकिन वो आर्थिक जातिगत जनगणना थी। आर्थिक जातिगत जनगणना कराई गई 1915 में, उसकी जनगणना पूरी हुई, लेकिन ये 2015 में जनगणना पूरी हुई, लेकिन जो वर्तमान सरकार रही भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने डाटा शो नहीं किया, आंकड़े को बताया नहीं, और आज तक जो है कि उन लोगों ने डाटा को छिपाए रखा। और इसी क्रम में 2021 की जनगणना आपके सामने है, और इस जनगणना को कराना इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो हमारी संख्या है 1931 के अनुसार हम 52% जरूर हैं, ओबीसी 52% है, लेकिन अब वो संख्या बढ़ चुकी है, और बढ़ चुकी है। उसका एक्चुअल डाटा न होने के कारण जो हमारी सरकारी नीतियां हैं, जो हमारी योजनाएं बनाई जाती हैं, जो हमारे हक अधिकार दिए जाते हैं, उससे हम लोग कहीं न कहीं वंचित हो जाते हैं। केंद्र सरकार जब राज्यों को फंडिंग करती है, जो अनुदान देती है, वो जनरल और ओबीसी को मिला करके एक साथ कर देती है। शेड्यूल कास्ट के लिए तो अलग फंडिंग करती है, लेकिन ओबीसी के लिए उस साथ में मिक्स कर देती है जनरल के साथ में। इसीलिए जो है ओबीसी का एक्चुअल अधिकार नहीं मिल पाता है, जो मिलना चाहिए, जो उनको लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इस आवाज को उठाएं और सरकार के सामने अपनी बात को रखें कि 2021 की जनगणना ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उसमें हर जितनी भी ओबीसी में जातियां आती हैं, उनकी जातिगत जनगणना होगी, तभी ये पता चल पाएगा कि ओबीसी में कितनी जातियां हैं और ओबीसी की एक एक जातियों की कितनी संख्या है। जब इस तरीके का डाटा सरकार के पास होगा और सामाजिक संगठनों के पास होगा, उनके नीति और हक अधिकारों को लेकर के आगे लड़ाई लड़ सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं। जी सर। जी 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 सर, जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि जातियों का आंकड़ा जब होगा तो तभी अच्छी प्लानिंग बन सकती है। तो सवाल इस बात का है कि अभी दो सवाल उभर करके आए हैं। तो अंग्रेजों ने जो है जातिगत जनगणना क्यों प्रारंभ कराया, क्या उनको जरूरत पड़ी थी? और दूसरी बात है कि आजाद भारत में अभी तक भी एक बार भी जातिगत जनगणना नहीं हुई। 1961 में जो है जनगणना हुई, 51 में जनगणना हुई, और उसके साथ साथ 71 में हुई, उसके बाद 81 में हुई, 81 में होने के बाद जो है 91 में हुई, उसके बाद 2001 में हुई, 2001 के बाद 2011 में हुई, और उसके बाद ये जो है 2011 के बाद 2021 में जनगणना हो रही है। मगर इन आजाद भारत में कभी भी जातिगत प्रश्नावली को इंक्लूड करने का काम नहीं किया। अभी हमारे बीच में हमारे पैनलिस्ट विनोद कुमार जी भी है, मैं इनसे भी आशा करता हूं कि इन कारणों पर प्रकाश डालिए कि जो है 2021 की जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो पा रही है।
2021 की जनगणना जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, ये हमारा कहना है। और ओबीसी की भी जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। ऐसे कौन से कारण है जिनकी वजह से जाति आधारित जनगणना नहीं हो पा रही है, आदरणीय विनोद जी? जी विनोद जी, विनोद जी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बोलते रहिए। मेरी आवाज आ पा रही है आप लोगों को? आ रही है आपकी जी, आ रही है? आ रही है। सभी को नमस्कार जी हाँ जी, सभी को नमस्कार। हो गया, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये सर हमारी जो व्यवस्था है देश की, इस पे मनुवादी शक्तियों का कब्जा रहा है शुरू से ही लेके आज तक। जी और जी उसी के कारण जनगणना अभी तक आजादी के बाद से नहीं हो पाई है। जी जी आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, रहिए, बोलते आवाज आ रहिए। रही है। जी बोलते रहिए, आवाज आ रही है आपकी, प्लीज कंटिन्यू। लगता है उनसे हमारा संपर्क कट गया है। आवाज आ रही है, आ रही है जी, बोलते रहिए, आप बोलते रहिए जी। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जी हमारे जी देश की जी जातिवादी शक्तियों का कब्जा रहा है, जी जिनका वर्चस्व है समाज के ऊपर, जिन्हें हम स्वर्ण जातियां कहते हैं। जी उनके कारण आज तक आजादी के बाद भी एक बार 2021 में अगर जातिगत जनगणना हो जाए तो इस देश का भी भला होगा और राष्ट्र। जी तो हमारा तो ये मानना है कि पिछड़ी जातियों की, अति पिछड़ी जातियों की जितनी भी जातियां, उनकी आर्थिक गणना, उनकी जो संसाधनों पे उनका जितना अधिकार है, उसकी पूरे करते हुए जनगणना होनी चाहिए। जी क्योंकि जिनका वर्चस्व है, संसाधनों पर कब्जा है, वो नहीं चाहती कि इन जनगणना हो। इसीलिए आजादी के 70 साल बाद भी अब तक एक भी बार हमारी जनगणना नहीं हुई है। और अभी तो पिछली योजना में, पिछली जो सरकार, स्वर्ण जातियों को आरक्षण भी दे दिया। स्वर्ण जातियों के पक्ष में जो है सुप्रीम कोर्ट भी निर्णय लगा, लेकिन हमारी जातिगत जनगणना में तरह तरह की बाधाएं और रोड़े जी जी की जातिगत जनगणना के आधार पर इन जातियों की सामाजिक की स्थिति सामने आएगी और इनकी जनसंख्या के आधार पर वो जब सामने आएगी तो जी लिए इस जनगणना में तरह तरह के रोड़े डाले जा रहे हैं, मनुवादी शक्तियों की है और वो सरकार पे भी काबिज हैं अभी भी। जी तो वो जी जी विनोद जी, आपकी आवाज पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़ी जातियों के जो लीडर्स हैं, जो जी कि 2021 में ये जनगणना हो और इस देश की वास्तविक स्थिति। जी जी सर, लगता है विनोद जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है, उनका कनेक्टिविटी जो है कमजोर है। सर मैं अब राजेंद्र साहब सर के पास चलता हूँ। अभी कई बातें निकल करके आई है कि जैसे अंग्रेजों ने अधिकार दिया था वो अधिकार जारी है, और जो है आज इस आजाद भारत में भाई हम ये आरोप लगाते थे कि अंग्रेजों के हाथ में जब सत्ता थी तो यहाँ के दबे कुचले लोगों को वो सताते थे, और अब तो सत्ता हमारे अपने हाथ में है, हमारे ही लोगों के हाथ में है, लोग फिर भी जो है ये जाति आधारित जनगणना नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से जो है ना ये पता नहीं चल पा रहा किस जाति की आबादी कितनी है।
साथियों, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आदरणीय राजेंद्र सर के साथ चलने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं। 1881 में जो जनगणना हुई थी उसमें जातिगत प्रश्नावली को शामिल किया गया। तो 1881 में जो जनगणना थी, जब उसमें शामिल किया गया था जाति आधारित प्रश्नावली को, उसके बाद जो है 1891 की जनगणना में भी जातिगत प्रश्नावली को शामिल किया गया था। तो 1891 की जातिगत जनगणना में जो है ये उच्चतर और निम्नतर के आधार पर शामिल किया गया था। उच्च जातियों में कौन सी जातियां उच्च है, निम्न जातियों में कौन सी जातियां निम्न है, जिसे उच्चतर और निम्नतम के आधार पर कहते हैं। 1901 की जनगणना भी जाति आधारित जनगणना थी, वहां भी प्रश्नावली थी। उसके बाद 1911 की जनगणना में भी जो है जाति आधारित प्रश्नावली आई, अंग्रेजों ने इसी चीज के लिए लगाया। और 1911 की जो जनगणना हुई थी, उसी 1911 की जनगणना के जो जनगणना कमिश्नर थे, उन्होंने अछूतों की पहचान के लिए 10 बिंदु बनाए थे अलग से। और वो 10 बिंदु में ऐसे थे वे जो बड़े बड़े मंदिरों के गर्भगृह में नहीं जा सकते, जो जिनके घर में ब्राह्मण पुरोहिताई नहीं कर सकता, और जिनका ब्राह्मण पक्का नहीं खा सकता, कच्चा खा सकता, इस तरह से 11 बिंदु थे। तो उन बिंदुओं पर जो है 10 बिंदु थे, उन बिंदुओं पर जो खरा उतरेगा वो अनटचेबल्स कहलाएगा, अछूत कहलाएगा। तो 1911 की जनगणना में अछूतों की काउंटिंग प्रारंभ हो गई थी और उनको उनकी एक आबादी मान ली गई थी, कितनी आबादी है। और उसके बाद 1921 की जो जनगणना होने वाली थी, तो उससे पहले 1921 के जनगणना कमिश्नर ने भी उसी आंकड़ों को ही हो मान लिया गया था। मैं वकील साहब के पास चलूंगा इस बात को लेकर के। तो 1911 की जनगणना के जो आंकड़े थे उसको 1921 की जनगणना के आयुक्त ने मान लिया, अछूतों के जो थे, और 10 बिंदुओं पर खरा उतरने वाले उन्हीं आबादी को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो उसके बाद 1921 की जो जनगणना होने वाली थी, उससे पहले 1920 में जो है ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उसमें एक प्रस्ताव दिया। यहाँ के लोगों ने प्रस्ताव ये दिया कि जो है सरकार जो है जाति आधारित गिनती करा करके जो है वो इस देश की जड़ को खोदना चाहती है, इस देश को बर्बाद करना चाहती है, और जातिगत जनगणना से जाति की जो संस्था है उसे मजबूत करने का सरकारी प्रयास किया जा रहा है। और दूसरा उन्होंने ये तर्क दिया था उस मेमोरेंडम में कि जो है ये जो लोग हैं, ये लोग जो है कि एक तो जाति को सरकारी तौर से मजबूत कर रहे हैं, दूसरा जो जातियां आ रही हैं वो जातियों की सारणियां गलत है, उसमें बहुत सारे ऐसे उच्च वर्ग के जो बहुत सारी निम्न वर्ग की जातियां हैं उन्होंने अपने आप को उच्च वर्ग में शामिल कर लिया। ये गौर करने की बात है। यानी 2 बिंदु क्या थे, एक बिंदु तो ये था कि जो है इन्होंने जो नीची जाति के लोग हैं उन्होंने अपने आप को उच्च जाति में शामिल करने के लिए टिक लगा दिया, और दूसरा जो है ये जाति की संस्था को मजबूत करने के लिए सरकारी प्रयास किया जा रहा है। संयोग से जो है जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिस दिन ये प्रस्ताव पारित होने के लिए रखा गया, वो प्रस्तावक उस दिन उपस्थित नहीं हो पाया, तो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया गया कि इसको रोका जाए। तो जो है ये बात जो है 1911 की जनगणना के बाद 21 की जनगणना होने वाली थी, 1920 में ये प्रस्ताव दिया गया था। यानी 2 साल पहले प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब क्योंकि ये 21 की जनगणना होने वाली थी और 20 में मेमोरेंडम दिया था, तो इसी तरह से जो है हर जब भी जनगणना होती है होमवर्क उसका 2 साल पहले शुरू हो जाता है और उसकी सारणियां बनने लगती है, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे उसकी पार्लियामेंट्री बैठक होने लगती है। तो उस समय भी ये हो रहा था। तो यहाँ के जो उच्च वर्ग के लोग थे वो उस समय भी नहीं चाहते थे कि जाति आधारित जनगणना हो, उस समय भी उनकी मानसिकता यही थी। और ठीक 1920 के बाद अब 2020 है, जब 2020 भी आ रहा है तो भी इनकी मानसिकता उसी तरह की है। ये उसमें तमाम ये बातें कह करके कि इन जातियों को नई जाति आधारित गिनती होनी चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जो है इससे जातिवाद बढ़ेगा, सरकारी प्रयास हो रहा है। या आज भी इसी तरह के तर्क देते हैं, जब भी सोशो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था उसमें भी। तो मतलब 100 सालों में भी ये जो है अभी तक जो है मानसिक परिवर्तन नहीं हो पाया। भाई वहां भी ये समस्या थी, आज तो हम ही अपने लोग हैं। तो मैं राजेंद्र सर के पास इस सवाल को लेकर जाना चाहता हूँ। जो 1935 के इंडिया एक्ट में जब शेड्यूल कास्ट का नोटिफिकेशन निकल गया, आपने इस बात को कह दिया है, और आजाद भारत में शेड्यूल कास्ट की आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी हमेशा मिलती रहती है और उनकी जनगणना भी होती रहती है, मगर ओबीसी की क्यों नहीं हो रही है, इन कारणों पर प्रकाश डालना है। 1931 की जनगणना में जो जातिगत प्रश्नावली थी वो 41 में भी प्रश्नावली थी और 47 में देश आजाद हो गया। तो जब देश 47 में आजाद हो गया तो
48 में सेंसस एक्ट बना, तो नेशनल सेंसस एक्ट बनने के बाद तो उस जातिगत प्रश्नावली को निकाल करके इन्होंने क्या किया कि जो है धर्म आधारित प्रश्नावली बना दिया। तो एक तो बात यह है कि मैं सर से जानना चाहता हूँ, क्या वो जो सेंसस एक्ट है 1948 का, क्या उसमें बदलाव हो सकता है? क्या उसके बदलाव होने से जाति आधारित जनगणना हो सकती है? आदरणीय राजेंद्र साहब सर। हाँ जी प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छे सवाल रखे। और इसके पहले भी डॉक्टर हरिश्चंद्र पटेल जी ने भी बहुत अच्छी अपनी जानकारी दी कि किस तरह जनगणना के बारे में शुरुआत हुई थी और कैसे अब तक क्या चल रहा है। और अपने विनोद कुमार भाई साहब ने भी बहुत अच्छी बातें रखी, और आपने भी कुछ सवाल अभी उठाए हैं। तो एक बात मैं आप लोगों के समक्ष ये रखना चाहूँगा कि इस देश में हम लोग भले सोच रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने, बीजेपी ने, कम्युनिस्टों ने राज किया है, लेकिन अगर देखें सही ढंग से तो इस देश में ना कांग्रेस राज किया है, ना बीजेपी राज कर रहा है, ना कम्युनिस्ट राज किया है। अगर इस देश में कोई ना कोई राज किया है तो वह एक जाति वर्ग है। कांग्रेस को चलाने वाला, कम्युनिस्ट को चलाने वाला, या बीजेपी को जो चला रहा है, तीनों को चलाने वाला कोई न कोई एक जाति वर्ग है जो तीनों जगह पर बैठा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए आप कि गोविंद वल्लभ पंत जी थे कांग्रेस में, तो उनसे कहा गया था, तो वो कहे थे कि मेरे पास जो है शूद्रों को पढ़ाने के लिए फंड नहीं है, इनके प्राइमरी एजुकेशन तक भी मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरे सरकार के पास इतना फंड नहीं है कि इनको मैं पढ़ा सकूं। लेकिन वही सवर्णों के लिए उन्होंने IIT जैसे इंस्टीट्यूट जो है खोले, मेडिकल जैसे खोले। फिर आपको अभी हाल में बीजेपी के शासन में, वाजपेयी के समय में एक शिक्षा मंत्री होते थे मुरली मनोहर जोशी। तो मेरे जानकार हैं यूनिवर्सिटी के, वो बता रहे थे कि उन्होंने यही कहा था, मुरली मनोहर जोशी, कि अब जो ये सबके लिए एजुकेशन के दरवाजे खुल गए हैं और हायर एजुकेशन में तो अब पिछड़े दलित भी बहुत संख्या में आ रहे हैं, ये पढ़ लेंगे तो फिर हमारे लिए सरदर्दी हो जाएगी और हमारे लोग कहाँ जाएंगे, ये लोग पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं इनके रास्ते को हमें बंद करना पड़ेगा इनकी उच्च शिक्षा के लिए। तो ये देखिए मानसिकता वहां बैठे हुए लोग, कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो या कम्युनिस्ट में हो, इन तीनों का बेटी रोटी का रिश्ता है। और वो तीनों जगह बैठ के एक ही पॉलिसी बना रहे हैं। ये हमें ओबीसी को समझना पड़ेगा। हम गाली कभी कांग्रेस को देते हैं, कभी बीजेपी को देते हैं, कभी कम्युनिस्ट को देते हैं, लेकिन जो असली दुश्मन है उसको हम अपने कंधे पर बिठा के घुमा रहे हैं। तो ओबीसी को पहले अपने दुश्मन जो है, दोस्त है, उसमें पहचान करनी पड़ेगी उसको, कि कौन लोग हैं जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। वो कांग्रेस में भी कर रहा था, आज बीजेपी में भी कर रहा है। आज 177 सांसद बीजेपी का है, वो कहीं न कहीं कांग्रेस में उसके बाप दादे सांसद हुआ करते थे, आज वो बीजेपी में हैं। तो आप देख लीजिए आंकड़ों से हिसाब से कि कहाँ पर आपके दुश्मन बैठे थे और आप कहाँ बैठे हुए हैं। तो पहचान करनी पड़ेगी कौन लोग हमारे जो है रास्ते के रोड़े हैं, बाधक हैं, और कौन हमारी नीतियों के खिलाफ है, हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। तो इन चीजों को पहले जानना पड़ेगा। दूसरी बात है कि अभी भी हमारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं अपनी समस्याओं को। बेशक उन्होंने जाति में हमें बांट तो दिया है, लेकिन कहीं न कहीं जाति का जो अभिश्राप है या जाति का जो मतलब कि अंधविश्वास है, या इसको जो भी कहिए पाखंड है, उसको ढोने वाला तो लोग हैं। आज मैं पटेल जी के साथ बैठा हुआ हूँ या विनोद भाई साहब के बैठा हुआ हूँ, तो आज हमारे बीच भी जाति है। हम अपनी बीच की जाति तो खत्म कर लें। ब्राह्मणों के बीच तिवारी है, मिश्रा है, और वो सब ब्राह्मण ही कहलाता है। द्विवेदी भी है, चतुर्वेदी भी है, त्रिपाठी भी है, लेकिन वो ब्राह्मण कहलाता है। लेकिन हम ओबीसी होके भी अभी ओबीसी नहीं हैं। हम अभी भी पटेल हैं, साव हैं और कश्यप हैं। तो सबसे पहले हमारे बीच भी एक मंथन की जरूरत है। हम 4 भाई यहाँ बैठे हैं, और इसी तरह हमारे समाज में हजारों जातियां बैठी हैं। तो इनके बीच में आत्मंथन की जरूरत है कि हम लोग भीख का कटोरा लेके मांग रहे हैं कि हमें भाई जनगणना दो, हमारा रिजर्वेशन दो,
इतनी बड़ी संख्या होते हुए भी हम भीख मांग रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अपमानजनक और अफसोसजनक बात है। हमें कहीं न कहीं अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा कि हम 85 को तो कहते हैं, भाषण भी देते हैं, रोज फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी आते हैं, कहीं मंच पर भी जाते हैं, लेकिन समस्या का समाधान हम कैसे करें इस पर कोई पहल नहीं हो रही। हर कोई एक नया पार्टी, हर एक लोग एक नई पार्टी में बैठे हुए हैं और अपने पार्टी का झंडा डंडा धो रहे हैं। क्या कभी इनके एक बैठ करके वो जनगणना क्यों करेगा? जनगणना हम खुद कराएं। अगर ये चाहते तो 19 में हमारी सत्ता होती, अगर हम एक होते और अपनी जनगणना आज अपनी हम करा रहे होते। तो समस्या का समाधान और परेशानी क्या है ये हमें समझने की जरूरत होगी कि समस्या का कहीं न कहीं समस्या जो है हम खुद भी हैं। हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे, हम उन्हीं हथकंडे में फिर भी फंसते जा रहे हैं। हमारे लोग जो है, अगर आप किसी सभा में बुला लीजिए ओबीसी की सभा में, तो जितनी सीट होगी, कुर्सियां होगी, वो नहीं भरेंगी, लेकिन आप जाति का सम्मान लीजिए तो आपकी कुर्सियां भर जाएगी खचाखच। और जो विरोधी है शाबाशी भी देंगे, आपको माला भी पहनाएंगे, और हो सकता है आपको उस मीटिंग का खर्चा भी वो देने लग जाए। तो हमें ये सोचना है कि हम जातिगत सम्मेलन कब तक कराते रहेंगे? कब हम जाति के जमात के सम्मेलन हम क्यों नहीं करा पा रहे हैं? ओबीसी का सम्मेलन क्यों नहीं करा पा रहे हैं? ओबीसी एक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? गाली देने से काम नहीं चलेगा। हमारा समस्या है, हम खुद निपटेंगे तभी बात बनेगी। औरों के भरोसे छोड़कर समस्या का आप नहीं निदान करा सकते हैं। उन लोगों ने स्पष्ट कहा हुआ है कि ये लोगों को आगे बढ़ेंगे तो हमारी समस्या बढ़ जाएगी, इसलिए इन लोगों को खत्म करेंगे अभी हमारी समस्या का समाधान। वो ये सोच रहा है और हम नहीं सोच पा रहे हैं इस चीज को। हम रात दिन उनके पीछे, कभी उनके कांवर ढो रहे हैं, हम कभी उनके मंदिर में भाग ले रहा हूँ, कभी उनका त्रिशूल लेकर के दौड़ रहा हूँ, कभी हम बजरंग दल में भाग ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमें इन अपने आप को देखना पड़ेगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या हम अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं या इन सब कामों से हम अपने अधिकारों पर ही प्रहार कर रहे हैं, अपने पैरों में कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे हैं। तो ओबीसी को ये भी पड़ेगी कि हमारे अभी भी लोग जो है ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं या दुश्मन के पैरों में मार रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी सत्ता आएगी तो हर चीज आपके पास होगा। मंडन कमीशन इसलिए लागू हो गया क्योंकि सत्ता में आपके लोग आ गए थे, लेकिन वह लोग ज्यादा दिन तक बरकरार नहीं रह पाए और आज स्थिति ये हो गया कि वो जो मिला वो भी जा रहा है हाथ से। तो सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी संगठन, राजनीतिक संगठन सत्ता के लिए एक सामाजिक सत्ता की जरूरत होती है। ओबीसी के पास अभी सामाजिक सत्ता की भरपूर कमी है। आपके नाम पे सत्ता में बीजेपी भी आई है, एसपी भी आई है, लालू जी भी आरजेडी आई है, नीतीश जी बैठे हुए हैं, यहाँ देवगौड़ा जी भी बैठे थे, लेकिन लेकिन चूंकि उनके पास एक सामाजिक सत्ता नहीं थी, जिस तरह से बीजेपी के पास एक धार्मिक सत्ता है, हमारे पास कोई सत्ता नहीं है इसको नियंत्रित करने को। तो सत्ता को नियंत्रित करने को एक सामाजिक सत्ता या धार्मिक सत्ता चाहिए। तो बीजेपी के पास है, हमारे पास नहीं है। हमें अपने सामाजिक सत्ता का निर्माण करना पड़ेगा। जब तक आपका सत्ता निर्माण नहीं होगा सामाजिक, तो आपका राजनीतिक सत्ता कभी नहीं आ पाएगा। राजनीतिक सत्ता नहीं आएगा तो ना आपकी जनगणना होगी, ना आपका आरक्षण लागू होगा, ना आपको और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए बजट में वो मिल पाएंगी। तो ये सारी वकील साहब आपने अच्छी बात कही, सत्ता एक अहम रोल रखती है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, देवगौड़ा की सरकार जब जिस समय आई थी, तो देवगौड़ा की सरकार में, देवगौड़ा की पार्लियामेंट में जो है ना, उन्होंने अपना एक कैबिनेट नोट बंटवाया था और कैबिनेट में ये लिखा था कि हम आगे आने वाली जनगणना को जाति आधारित जनगणना करेंगे। उसके बाद उनकी सरकार गिर गई, तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, उन्होंने भी उसको सबसे पहले उस कैबिनेट नोट को खारिज किया और जाति आधारित जनगणना नहीं की। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब जब इस देश में जो है जनगणना का प्रारंभ काल आया, उस समय ब्राह्मण ही इस तरह का जो है प्रधानमंत्री इस देश में रहा और उन्होंने जो है हमेशा इसी बात पर गौर किया। जो भारत सरकार का जो जनरल है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, जो जनगणना को देखता है, उसका और इसका तालमेल जो है मिलकर के बना रहा। उसमें तमाम रोड़े, तमाम अड़ंगे लगते रहे और जब भी पूछा गया
कि जो है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्या हो सकती है, तो उन्होंने यही कहा कि जातिगत जनगणना करने से जो है जातिवाद बढ़ेगा। तो जाति जो बात जनगणना करने से जातिवाद तो बढ़ेगा, लेकिन रोज जाति के नाम से शादी विवाह करना, रोज जाति के नाम पर जो है मिश्रा, चौबे, दुबे, पांडे, छब्बे, कश्यप, पश्यप लगाना, इससे जातिवाद नहीं बढ़ता क्या? गिनने से हो जाएगा। उसके बाद ये सोशो इकोनॉमिक की जो बात की थी आदरणीय हरिचंद पटेल जी ने, तो ये उन्होंने ये बात की थी कि जो है सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था और उसके आंकड़े आज तक प्रकाशित नहीं किए गए। आंकड़े इसलिए प्रकाशित नहीं किए गए उनको, उसमें तमाम बातें बताई गई। अभी सरकारी तौर से जो है ये बताया गया था कि उसमें जातियां, उपजातियां, गोत्र, सब गोत्र, रेस, सब रेस, इस तरह से मिला करके लगभग 40 लाख से भी ज्यादा फिर के उसमें आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, जिस तरह से इसको प्रकाशित करना बड़ा मुश्किल है। ये भी बातें आई थी उसमें निकल करके। तो क्या ये बातें सरकार को इतना पता है? कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े, सांप, बिच्छू, इनकी गिनती हो सकती है, तो क्या ओबीसी की गिनती नहीं हो सकती? क्या ओबीसी जानवरों से भी जो है गया गुजरा निकल गया? तो इन सब चीजों पर चर्चा करने के लिए क्या ये हमारे पास समय है? इस ओबीसी वर्ग के पास समय है क्या? इनको अपनी डिमांड नहीं रखनी चाहिए? तो ओबीसी के जो लीडर्स हैं उन्होंने कई बार जो है संसद में भी इस बात की चर्चा की। यहाँ मेरा सवाल ये है कि जो 1948 का सेंसस एक्ट था उसमें संशोधन अभी तक नहीं हुआ। 1948 में जो जातिगत प्रश्नावली बदल दी गई, 51 में जनगणना हुई जो धर्म के आधार पर हुई, जिससे हिंदू मुस्लिम का आंकड़ा रखा गया, और उसके बाद जो है वो 48 वाला एक्ट अभी तक चल रहा है। यदि 48 वाला एक्ट संशोधित हो जाएगा तो शायद जो है जनगणना जाति आधारित हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है, मेरी इसी थिंकिंग है। मैं पटेल जी से जानना चाहूंगा क्या ये जो है संशोधन हो सकता है? 1948 का एक्ट जो था सेंसस का, उसमें से जातिगत प्रश्नावली इंक्लूड करके जाति आधारित जनगणना हो सकती है? जी सर, 70 के दशक में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस नारे से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि शासन सत्ता में जो योजनाएं बनेगी, जो नीतियां बनती हैं, जो अनुदान प्रदान किए जाते हैं केंद्र के द्वारा राज्य सरकारों को, उन सब में आपके पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना होने के उपरांत सबको हिस्सेदारी मिलेगी, सबका हक अधिकार मिलेगा, समाज कल्याण की तरफ से जो योजनाएं बनती हैं उसमें भी मिलेगा। लेकिन ये मूल मंत्र उच्च वर्ग के लोगों को ग्राह्य नहीं है, स्वीकार नहीं है, यही मूल बात है। और इस बात को साकार न हो जाए, इसके लिए वो मानसिक रूप से और विधिक रूप से जनगणना, जातिगत जनगणना कराने के लिए तैयार नहीं है। मेरा मानना है इस क्षेत्र में कि जो 1948 के सेंसस में संशोधन किया गया था प्रश्नावली में, वो दोबारा कराने के लिए हम जैसे तमाम सामाजिक संगठनों को सड़क पर उतरने की आवश्यकता है, लगातार सरकार को घेरने की आवश्यकता है। और जब तक हम सभी लोग मिल करके इस चारों तरफ से सरकार को नहीं घेरेंगे और इनका बहिष्कार नहीं करेंगे, तब तक ये ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने के लिए तैयार नहीं होंगे। इक्का दुक्का सामाजिक संगठन या एक दो नेता जो ओबीसी समाज के हैं, चाहे सदन में आवाज उठाएं चाहे सदन से बाहर आवाज उठाएं, लेकिन वो सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हमारे वकील साहब ने बताया कि चारों तरफ से ये सामंतवादी ताकतें जब से देश आजाद हुआ है तब से शासन सत्ता में बरकरार रही हैं, और उन्होंने अपने मन के मुताबिक देश का संचालन किया है, सरकार का संचालन किया है। ये उनको भी पता है कि ओबीसी की संख्या बहुत अधिक है, और अगर उनको ये जागरूकता आ गई कि हमारी संख्या 60% या 60 से ऊपर है, तो निश्चित रूप से अपने हक अधिकारों के लिए उठ खड़े होंगे, जागरूक हो जाएंगे, और आए दिन जो है कि अपने हक अधिकारों की मांग करने के लिए सड़क पर उतरेंगे। जो शासन सत्ता चलाने में या जो हम उसका लाभ ले रहे हैं उससे हमको वंचित होना पड़ेगा। तो इन विधाओं के कारण वो जातिगत जनगणना कराने के लिए बिल्कुल नहीं तैयार है। ये मेरा व्यक्तिगत मंतव्य है, और आगे भी ऐसा आगे आपको देखने को भी मिलेगा। जी, आपकी बात सही है कि जब शासन सत्ता में जो लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि जो है जो सबसे कम संख्या वाला जो आदमी है और सबसे ज्यादा रिसोर्स पर काबिज हैं, तो जनगणना होने से केवल जनगणना में आदमी नहीं गिने जाते, उसके साथ साथ धन, धरती, रोजी रोजगार और उनके साधन संसाधन किन किन लोगों के पास है, इसकी भी काउंटिंग होती है। तो जो सबसे कम जनसंख्या वाला व्यक्ति है और सबसे ज्यादा रिसोर्सेज पर काबिज है, तो उसे अपने रिसोर्स खोने का खतरा है। तो और वही शासन सत्ता में बैठा हुआ, वो कभी नहीं चाहेगा कि जो है कि ये जातिगत जनगणना हो। फिर मैं विनोद जी के पास चलना चाहता हूँ। आदरणीय विनोद जी, पटेल जी ने जो बात कही है कि शासन सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी
ये जातिगत जनगणना, तो इस पर आपका क्या कहना है विनोद जी? जी सर। पटेल जी मैं आपके पास आऊंगा अभी लौट करके चक्र में। जी विनोद जी माइक म्यूट है आपका। जी आवाज नहीं आ माइक रही टच कीजिए, आवाज आएगी। माइक माइक टच करिए, माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए विनोद जी। मोबाइल के नीचे उनका माइक का होगा, लेफ्ट साइड में माइक टच कीजिए। माइक टच कीजिए, माइक टच कीजिए। बोल दीजिए मोबाइल के नीचे होता हूँ। मोबाइल के नीचे, हाँ विनोद जी, हाँ जी विनोद जी बोलिए। सरकार जो है फिर उन्होंने म्यूट म्यूट कर दिया। जी हाँ बोलिए। हो नहीं पा रहा है लग रहा है विनोद जी। एक बार टच, ये आप एक ही बार टच कीजिए, एक ही बार टच कीजिए, 2 बार टच कीजिएगा तो फिर ऑफ हो जाएगा वो, तो एक बार टच कीजिए। हाँ हो गया। हाँ। तो मैं जो है पटेल जी जो है ये बात कह रहा था जी कि जो है सरकार जो है नहीं चाहती है। एक सवाल जो है अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं वकील साहब से भी राय लूंगा आपसे। आप कुछ इशारा कर रहे थे कहने के लिए, वो अपनी बात कहिए तो फिर मैं आगे चलता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि 2011 में जब जनगणना की प्रक्रिया चल रही थी, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार से बाहर थी, विपक्ष में थी, और राजनाथ सिंह तत्कालीन अध्यक्ष थे पार्टी के। उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। उन्होंने ये कहा था कि ओबीसी की गणना होनी चाहिए, लेकिन ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। इसका उन्होंने प्रतिरोध किया था और विरोध किया था अपनी बैठक के दौरान। और इसी क्रम में 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया था कि 2021 की जनगणना में ओबीसी के आंकड़े को तो जुटाया जाएगा, लेकिन ओबीसी समर्थकों का यह कहना है कि ओबीसी के आंकड़े जुटाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ओबीसी की जो जातियां हैं उनकी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसको लेकर के पिछले विधानसभा में सेशन में उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेताओं ने इस बात को भी उठाया था कि ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और बिहार सरकार के वहां विधानसभा में नीतीश कुमार जी ने स्वयं प्रस्ताव पास करा करके केंद्र को भेजा था, और महाराष्ट्र में शिवसेना की गठबंधन सरकार ने भी प्रस्ताव पारित करा करके जातिगत जनगणना के लिए केंद्र सरकार को भेजा है। लेकिन ये सरकारें जो प्रस्ताव पास करा करके भेज सकती हैं, सिर्फ इतना ही कर पाती हैं, इससे ज्यादा ये कुछ करने की स्थिति में नहीं होती हैं। लेकिन हम लोगों को ये जरूरत है कि संगठित हो करके इस दिशा में प्रयास किया जाए कि इसकी बात को सड़क तक उतारा जाए, जन जन तक पहुंचाया जाए, और इसके लिए अपनी बातों को हर आदमी से पत्राचार कराया जाए। जो भी संगठित होकर के आंदोलन हो सकते हैं उसके लिए प्रयास किया जाए। उसका मूल उद्देश्य ही है कि जब तक आपके हक अधिकारों की जानकारी उनको है कि उनकी आपके हक अधिकार वो खा रहे हैं और आपको पता नहीं चल पाएगा, तब तक वो खाते रहेंगे। जब आप उठ खड़े हो जाएंगे तभी आपको अपना हक मिलने पाएगा, वरना बैठे रहने से कुछ मिलने वाला नहीं है। जी सर। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बात है। वकील साहब जो है थोड़ा सा हमको ये समझाइए कि जैसे पटेल जी ने कहा कि 2018 में भी और उससे पहले भी, मैं 2018 दिसंबर की बात करता हूँ कि 2014 में जो इलेक्शन हुए और 19 में फिर इलेक्शन होने वाले थे, तो 2018 में दिसंबर में आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने एक बयान दिया था कि हम ओबीसी की काउंटिंग करेंगे। तो 4 साल तो उनको शुद्ध नहीं आई ओबीसी की, और जब 5वें साल के अंतिम महीने में गए, दिसंबर के महीने में गए, क्योंकि आगे जो है 2019 में चुनाव होने वाला था, तो जो है उन्होंने बयान ये दिया कि जो है कि ओबीसी की हम काउंटिंग करेंगे। और जब ये काउंटिंग करेंगे तो ओबीसी के लोगों में खुशी की लहर आई, वो झूम गए, उन्होंने झूम करके जो है बीजेपी को वोट दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है बीजेपी का एक एजेंडा था, अब ओबीसी के लोगों के वोट बटोरने के लिए अगर हम ये बयान देंगे तो ओबीसी का झुकाव हमारी तरफ होगा, जो सदियों से ये मांग करते आए जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। मगर जो है अब सरकार बनते साल 2019 में, अब 2021 में आने वाली है, तो होमवर्क पूरा कर लिया गया था। लॉकडाउन के चलते, ये तो कोरोना की वजह से रुका हुआ था, तो लॉकडाउन की स्थिति आने से पहले भी जो है कुछ जातिगत प्रश्नावलियों में चेंजिंग नहीं किया गया, वो वही प्रश्नावलियां चलती आ रही है। 11 की जनगणना 29 बिंदुओं पर हुई थी, अब 52-54 कर दिए, उसमें बहुत सारे मुद्दे जोड़ दिए गए हैं, मगर जाति की प्रश्नावली उसमें नहीं जोड़ी गई है। तो ओबीसी के लोगों, जिन ओबीसी के लोगों ने ये आशा करके बीजेपी को वोट दिया था, जो राजनाथ सिंह कह रहे थे कि जो है कि हम ओबीसी की काउंटिंग कराएंगे, अब वो ओबीसी की काउंटिंग होने का कोई रास्ता हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि प्रश्नावलियां बन चुकी है इंटरनेट पर। आवाज नहीं आ रही जी।
ओबीसी की जो जनगणना है, आपकी हाँ आवाज ओबीसी की, हाँ ठीक है मैं देख रहा हूँ। हाँ ओबीसी की जो जनगणना है वो अब ऑडियो ऑडियो हाँ जी जी आवाज आई सर हाँ अब आ रही है। पटेल, हाँ तो हाँ अब वो आ रही हाँ आ है। उसमें रही है। उसमें जो है वो शामिल नहीं किया गया। अब जो है प्रश्नावली बनकर तैयार है, तो इसका मतलब जो है राजनाथ सिंह का बयान जो है वो केवल वोट बटोरने के लिए था, ना कि जो है व्यक्तिगत जनगणना कराने के लिए था या ओबीसी के बारे में कोई बात करने के लिए था। तो यहाँ मैं ये सवाल लेना चाहता हूँ, आखिर क्यों नहीं ऐसा किया गया? इसके पीछे ओबीसी के लोगों ने मेमोरेंडम दिया या नहीं दिया, तो इस बात को जो है हम सबको समझने की जरूरत है। तो क्योंकि जो है अब जो है बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ गई, प्रश्नावलियों के अंदर बहुत सारी बातें आ गई है, और उस प्रश्नावलियों को जो है संशोधित करना है। तो इसमें जो मैं बता रहा था कि जो 1948 में जो एक्ट बना था जिसमें जातिगत प्रश्नावली को निकाल दिया गया था, वो जो जातिगत प्रश्नावलियां 1951 की जनगणना में भी संशोधित नहीं की गई, 1961 की जनगणना में भी संशोधित नहीं की गई, 1971 की जनगणना में भी संशोधित नहीं की गई, 1981 की जनगणना में भी संशोधित नहीं की गई, और 2011 की जनगणना में भी वो इस तरह से संशोधन नहीं किया गया। अब 2021 की जनगणना होने वाली है, यहाँ पर भी सारा काम होमवर्क पूरा हुआ रखा है, और फिर भी जातिगत जनगणना होने की कोई गुंजाइश तो दिख नहीं रही है। वकील साहब ये कोई रास्ता बताइए 2021 की जनगणना जाति आधारित जनगणना हो, इस पर हमारा कंसंट्रेट है। मेरा आप सभी लोगों से, दर्शकों से भी यही निवेदन है कि इसके लिए एक वृहद योजना बनाई जाए, 2021 की जनगणना जाति आधारित जनगणना हो और ओबीसी की भी जाति आधारित जनगणना हो। आदरणीय वकील साहब कंक्लूड भी करेंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे, आज हम समय देंगे आपको जी। हाँ तो अभी आपने 2-4 पॉइंट रखे हैं, तो देखिए एक एक करके। आपने पहले कही कि 48 का जो वो प्रोविजन है उसमें संशोधन, अगर उसमें संशोधन नहीं हुआ है तो फिर ये अब जो जनगणना कराया जा रहा है, जो आया फॉर्मेट आया, उसमें लिखा हुआ है कि अपना जन्म पत्री, मैंने अपना जन्म तिथि लिखिए और जन्म स्थान लिखिए, अपने माता पिता का भी लिखिए, अपने नेटवर्क पुअर हो गया सर जी, अभी आ जाएंगे तो वहां पर नेटवर्क रहता है। जी लगता है कनेक्टिविटी हट गई है, फिर आएंगे साथ में। जी आ गए वकील साहब आ गए। जी सर, जी सर, हाँ आउट हो गए थे सर, थोड़ा सा कर गया था क्या ये? जी 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 कंटिन्यू। हाँ तो जैसे 1948 में जो हुआ है प्रोविजन, वो प्रोविजन बदलना और संशोधन करना कोई बड़ी बात नहीं, ये सब एग्जीक्यूटिव वर्क है। अब अभी जो जनगणना होने वाला है 21 में, उसमें जो आपके एनपीआर और एनसीआर के धरने पर कराया जाएगा। अब उसमें पूछा जाएगा कि आपका जन्म तिथि और जन्म स्थान, आपके माँ और बाप का भी चाहिए जन्म स्थान जन्म तिथि है। तो ये एनपीआर और एनसीआर के हिसाब से जो जनगणना कराने का प्रोविजन चल रहा है, तो ये कैसे आ गया बिना संशोधन, कैसे आ गया ये? इसका मतलब ये संशोधन जब मर्जी तब कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात आप ये देख लीजिए कि अभी जी रोहिणी का कमीशन बैठा है ओबीसी को बाइफर्केट करने का या ट्राइफर्केट करने का। तो रोहिणी जी ने शायद ये अंदर में रिकमेंड करने जा रही हैं कि जो ओबीसी की संख्या सोशियो इकोनॉमिक जनगणना में आया है 42%, इनको 42% दे करके 3 जाए, है ना। अब ये बीजेपी के गले की हड्डी बन गई है कि सोशियो इकोनॉमिक में 42% आया है, 42% में फिर 14% 3 को कर दिया जाए। अब ये 2021 तक के लिए जानते हैं ये बढ़ा दिया गया, इसका टाइम जनवरी 2021 तक के लिए इसका टाइम बढ़ा दिया गया है। तो ये कमीशन का अब कभी रिपोर्ट आने वाला नहीं है, सरकार नहीं चाहती है कि इस तरह का रिपोर्ट आए। अच्छा, अब तीसरी बात जो राजनाथ सिंह की बात आप कह रहे थे कि उन्होंने कहा ओबीसी की गणना, बिल्कुल संविधान भी चाहता है कि ओबीसी की गणना होनी चाहिए, जाति धर्म के नाम पर हमारा संविधान मना करता है
आप जातिगत और धर्म के आधार पर कुछ नहीं कर सकते। एक सेकुलर कंट्री है, तो आप जाति धर्म के नाम पर कुछ कर नहीं सकते। और ओबीसी के नाम पर अगर जनगणना होता है तो ओबीसी के एक सबसे बड़ी फायदे की चीज होगी कि इनकी एकजुटता होगी, आपस में भेदभाव खत्म हो जाएगा। जाति के नाम पर कभी हमारा 8%, किसी का 9%, किसी का 2%, किसी का 4% आएगा, तो हर आदमी 2-4% मांगने के लिए दौड़ पड़ेगा। तो ये जो भागा भागी होगा वो कम से कम भागा भागी ओबीसी के बीच में नहीं रहेगा। वो आप इकट्ठा 60%, 55% जो भी आएगा आंकड़ा, या 65%, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, उसमें आप थोड़ा सा एमबीसी या ओबीसी या आप और रूप में बंजारा ग्रुप को अलग करके एक अलग कर सकते हैं, जैसे रोहिणी जी इस कमीशन कर रही हैं। उनको आप चाहें तो ओबीसी ए, ओबीसी बी, ओबीसी करके आप बना सकते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? ये करें, ओबीसी के नाम पर ही करें। इसको मना किसने किया है? ये ओबीसी के नाम पर भी नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं सर, वो भी नहीं कर रहे हैं जो हमारे, हाँ, वो भी नहीं कर रहे हैं। और हमारे पिछड़े समाज के नेता जो है या विधानसभा या संसद में वो कह रहे हैं कि जातिगत कराओ। इनको कम से कम बात समझनी चाहिए कि एक चीज हो तो जाए, फिर बाद में जातिगत कर लेना। आप कम से कम ओबीसी तो करवा लो कम से कम पहले। तो हम अगर इकट्ठे हो जाएंगे एक बार, तो ये आपके फायदे की चीज होगी। बाद में हम आपस में बांटते रहेंगे कि हमारा कितना है और आपका कितना है, लेकिन कम से कम हमारा एक इकट्ठा हिस्सा तो निकल के आए किसी तरह से। राजनाथ सिंह ने जो कहा वही चीज हो। हमारे लोगों को चाहिए कि इस पर विवाद ना करें, उल्टा इसको सहयोग करके इसी काम को करवाएं। और ये करने वाले हैं नहीं, हमारे लोग भी अंदर से नहीं चाहते हैं ये करवाना। आपको हकीकत बताऊं, और वो तो हमारे विपक्षी तो चाहते ही नहीं है। अब ओबीसी समाज के सामाजिक संगठनों को मैं कहूंगा कि अगर आपको ओबीसी जनगणना चाहिए तो भाई आपको जनगणना शुरू होने के पहले आपको जो है संसद पे आकर के 1-2-4 लाख आदमी की संख्या आनी पड़ेगी। जिस तरह से एक जज हमारा कहता है उसका मणिपुर हाई कोर्ट का कि आरक्षण खत्म करने के लिए सवर्णों को, ब्राह्मणों को रोड पे आना चाहिए। जज बुलाता है कि रोड पर आके हंगामा करो। मैं तो वकील होके भी बोलूंगा कि भाई क्यों नहीं मेरे लोग आकर रोड पर आ कहें कि मेरी जनगणना करो। वो संविधान खत्म करने के लिए आंदोलन करने की बात एक जज कह रहा है, आपका सीटिंग जज बता रहा है इसको। तो मैं एक वकील होके क्यों नहीं कहूंगा ओबीसी की अपनी हक के लिए आप रोड पर आइए। तो मैं तो आह्वान करता हूँ एक वकील होने के नाते अपने ओबीसी समाज को कि आप 2-4-10-20 लाख, आप 100 करोड़ आबादी है, 100 करोड़ में 10 लाख आदमी आप जंतर मंतर को और संसद को नहीं घेर सकते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है हमारे देश का। जी जी जी, बिल्कुल बात सही, अच्छी कही आपने। कि आप वकील होकर के इस बात का आह्वान तो कर ही सकते हैं भाई, जो आप लोग अपना आरक्षण बचाने के लिए और अपनी जो आबादी के हिसाब से हिस्सा लेने के लिए रोड पे तो आ ही सकते हैं। इतनी बात तो कही जा सकती है। अब देखिए दुर्भाग्य की बात है, इस देश का मीडिया भी ये कहता है कि जातिवाद जनगणना होने से जातिवाद बढ़ेगा। मीडिया तमाम तरह के प्रवोक करता है, मीडिया में वर्चस्व उन्हीं लोगों का है। पार्लियामेंट में भी जब इस तरह की बहस होती है तो उसे लोग जो उठाने, इस आवाज को उठाने वाले के लिए वो जिस आदमी ने आवाज उठाई उसे राक्षस वगैरह बता दिया जाता है। और इसी तरह से विधानसभाओं में चर्चा होती है, वहां पर भी यही बात कही जाती है, अखबारों में भी यही बातें आती है, टीवी चैनलों में भी यही बात है कि जातिवाद बढ़ेगा। और इसी तरह से तमाम तरह का प्रोवोकिंग की जाती है। तो जब उसमें मीडिया में, शासन में, प्रशासन में और धन धरती रोजी रोजगार में जो काबिज हैं, बहुसंख्यक लोग जो जिनकी आबादी कम है, जिनकी जातियों की संख्या सबसे कम हो सकती है, वो सबसे ज्यादा काबिज हैं। और वो इस बात को कह रहे हैं कि इससे जातिवाद बढ़ेगा, क्योंकि उनको पोल खोलने का डर है। उनको ये डर है कि जो हम साधन संसाधनों पर सबसे ज्यादा काबिज होकर के बैठे हैं और कहीं हमारी पोल न खुल जाए, इसलिए वो इस काम को होने देना नहीं चाहते। यह बात ओबीसी के लोगों को समझनी चाहिए। जब तक ओबीसी इस बात को नहीं समझेगा वो क्यों कहते हैं और हमारे लिए कहते हैं, कौन सी बात हमारे लिए खराब है, कौन सी बात हमारे लिए अच्छी है, ये बात होगी तब तक ये काम होने वाला नहीं है। आप लोगों ने बहुत अच्छी बात रखी है। फिर मैं जो है आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क के बारे में कि ओबीसी के लोगों को, हालांकि आप लोगों ने ये बात तय कर दी, लेकिन फिर भी मैं एक जो है जागरूक नागरिक होने के नाते आप लोगों से फिर भी यही कहलवाना चाहता हूँ कि ओबीसी के लोगों को क्या करना चाहिए। मैं चलता हूँ आदरणीय पटेल जी के पास, तो हमें क्या करना चाहिए कि 2021 की जनगणना जाति आधारित जनगणना हो। इसको कंक्लूड करते हुए एक एक लाइन में आप अपना जवाब देते चले जाइए आदरणीय पटेल जी। जी सर, जिस विषय पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस विषय की जानकारी आम जन को भी होनी चाहिए कि जातिगत जनगणना कराने से हमारे क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है।
इस बात का बोध कराना पड़ेगा आम जन को। और जैसे ही ये जागरूकता आम जन लोगों में आएगी, तो जिसके बारे में हमारे विद्वान अधिवक्ता साथी जिक्र कर रहे हैं कि आम जनता को सड़क पर उतारा जाए, तो तब तक वो नहीं उतरेंगे जब तक उनको इन बातों का बोध नहीं होगा कि इससे हमारा कितना नुकसान हो रहा है। और हम तो एक सामाजिक संगठन का प्रदेश का मुखिया होने के नाते आप लोगों को वचन देते हैं कि हमारा संगठन और हम इस मुद्दे को लेकर के हमेशा आप सबके साथ में रहेंगे। कोई भी मुहिम चलाई जाती है तो उसके लिए तन मन धन से समर्पित रहेंगे। जी विनोद जी अपना व्यू दीजिए कंक्लूडिंग रिमार्क के साथ। विनोद जी, विनोद जी, विनोद जी के पास आवाज नहीं जा रही। सर आप ही कंक्लूड कर दीजिए। राजेंद्र साहू सर। आज कनेक्टिविटी बहुत खराब चली और हाँ कनेक्टिविटी दोनों लोगों की आज इधर डिस्टर्ब होती रही है, लेकिन सार्थक चर्चा हो रही है क्योंकि जब तक जनता को पता नहीं चलेगा इन सब चीजों का जी। तो जो है तब तक जो है समाधान जो है इस चीज का होने वाला नहीं है। जी 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 प्रोफेसर साहब मैं बोलूं? जी जी हाँ बोलिए सर, आप प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ तो देखिए, अब ये जो हमारे लोग संसद में हैं या विधानसभाओं में हैं, अभी उनकी सत्ता में पकड़ भी नहीं है और वो लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो आए हुए हैं उन्हीं के टिकट पे जीत करके, तो वो व्हिप के चक्कर में वो तो उन्हीं के बात सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुजन वर्ग जो है हमारे एससी उनके वही रोड पे आना पड़ेगा अपने सामाजिक संगठनों के थ्रू। आपके जो महाराष्ट्र में देखे थे कि मराठों ने 1 महीना तक आकर के वो शांति मार्च किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ खड़े हो गए रोड पे आकर के अपना एक ड्रेस में एक झंडा के तहत। और अंत में वो सारा पास हो गया। आज मराठा में जो है मराठों का रिजर्वेशन महाराष्ट्र में लागू हो गया। वो चीज जो है जाट नहीं कर पा पाए, लेकिन आप महाराष्ट्र में करवा लिए मराठों ने, ओबीसी नहीं करवा पा रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं मराठों के जो पद निशान उनको देख के चलना पड़ेगा कि वो कैसे काम किए। आप सिर्फ खड़े हो जाइए, अब घर से बाहर निकलिए, अब गली गली में रोड पे लाइन लगा के एकदम चेन बना लीजिए, देखिए अगले दिन सारा काम हो जाएगा। आप करोड़ की संख्या होते हुए भी एक चेन नहीं बना, एक दिन फिक्स करिए पूरे भारत में ओबीसी चेन। ओबीसी चेन जिस दिन बन जाएगा देश का, उस दिन आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जी जी बात बिल्कुल सही कही आपने। जी जी आपने बहुत अच्छी बात कही। ओबीसी की चैन बनाने के लिए ओबीसी को जागरूक होकर के सड़कों पे आने की आवश्यकता है। तो जब तक सड़कों पे नहीं आया जाएगा तब तक ये जो है काम होने वाला नहीं है। आप लोगों ने बहुत अच्छी बात रखी। आज का मुद्दा है बहुत ही महत्वपूर्ण था। साथियों हमारा मकसद है कि 2021 की जनगणना जाति आधारित जनगणना हो और ओबीसी की भी जाति आधारित जनगणना हो। कम से कम ये तो पता चला कि सबसे कम आबादी वाला व्यक्ति और कितने साधनों संसाधनों पर काबिज है, और उसी के साथ साथ जो है ना ये भी पता चल गया जो बहुसंख्यक वर्ग है जातियों का, बहुसंख्यक समूह जिनके पास एक धुर जमीन नहीं है, शासन प्रशासन में उनकी हिस्सेदारी नहीं है, ये भी जानकारी हुई। साथियों जनगणना कराने से जो है जो आंकड़ा निकल करके आता है वो जो देश की जो सोशो इकोनॉमिक परिस्थिति है जो निकल करके आती है वो प्लानिंग बनाने में काम आती है। क्योंकि डाटा जो है आंकड़ा जो है आंख होता है प्रशासन की, तो आंख प्रशासन की होते हुए दबे कुचले वंचित समाज में उनको उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने के लिए ये जानना जरूरी है किसकी आबादी कितनी है और कितने साधनों संसाधनों पर वो काबिज है। ये बात का पता होना चाहिए। जब तक ये पता नहीं होगा तब तक वो ना तो अच्छी तरीके से प्लानिंग बना सकते और ना ही अच्छी तरीके से लोगों का जो है सोशल जस्टिस को जो दे सकते। जो भारत के संविधान में हमारा वेलफेयर स्टेट की बात जो है कल्याणकारी राज्य की जब बात हुई है, तो जो है ये इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा मकसद है कि हमारे ओबीसी भाइयों को इस बात की जानकारी हो कि जो है शासन प्रशासन न्यायपालिका में बैठे हुए लोग, मीडिया में बैठे हुए लोग, वो इस बात का क्यों विरोध करते हैं। क्योंकि ज्यादातर बैठे वाले वही एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लोग हैं जो इस बात को प्रोपेगेंडा बना करके पेश करते हैं। और हमारे इस चैनल का मतलब है ये कि जो सही बात हमारे समाज के हित की बात है वो जनता में जानी चाहिए और उनके जनता में जा करके जो है उस लोगों को उसके अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूँ इस वीडियो को जो है आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए और इसको जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो ये बात ज्यादातर लोगों को तक जाएगी। हमारे पैनलिस्ट जो है यहाँ पर आए, मैं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ क्योंकि आप लोगों ने बहुत
बहुमूल्य समय निकाल करके समय इस चैनल के लिए दिया। आप सभी बधाई के पात्र हैं और सभी ओबीसी के दिलों की आप धड़कन हैं, क्योंकि उनके हक अधिकारों की आप बात कर रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए, आदरणीय पटेल जी जो है पूरे प्रदेश भर में आप अपना संगठन बना करके चलते हैं, ये बात कहते भी रहते हैं। वकील साहब के भी स्पीच में मैं बहुत सारी बातें सुना हूँ कि आपको भी ये बात होनी चाहिए। विनोद जी भी हमेशा अपनी बात कहते रहते हैं और मैं भी कहता रहता हूँ। तो मेरा ये सबसे निवेदन है कि सबको, जितने भी ओबीसी के लोग हैं, जितने भी संगठन चला रहे हैं ओबीसी के लोग, सबको जो है अभी समय है कि 2021 की जनगणना जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और ओबीसी की भी जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। सरकार में मेमोरेंडम दिया जाए और सरकार को इस काम के लिए बाध्य किया जाए कि जिससे कि वो एक सोशल जस्टिस निर्धारित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ ये आज कार्यक्रम ही समाप्त होता। मैं सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय बोलता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। जय भारत।